नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने रेखा, किरण, कोण, बहुभुज वगैरह, समबाहुभुज वगैरह आदि का अध्ययन किया है। अब हम इससे रीड से रिलेटेड सिलेबस को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला बिंदु है आपके सिलेबस का सरल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं। सरल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, यानी इस बिंदु से आपसे कैसे सवाल पूछेगा। सरल ज्यामितीय आकृतियां यानी हम 2 डायमेंशन ज्यामितीय आकृतियों की बात कर रहे हैं। जैसे आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षटभुज वगैरह है, वृत्त है। इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा। स्पेशली आपके सिलेबस में नाम दे रखे होंगे कि यही आकृतियों का आपको अध्ययन करना है। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की बात करूँ तो मैं त्रिभुज उस दोनों में यानी सबसे पहला बहुभुज आपने पढ़ा था, उसमें सबसे पहला जो सबसे कम भुजाओं वाला यानी सबसे कम भुजाओं की संख्या वाला बहुभुज जो होता है वो त्रिभुज होता है। त्रिभुज आपके दोनों लेवल में दे रखा है सिलेबस में। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की समरूपता, सर्वांग क्षमता, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल, एंगल्स वगैरह के सवाल भी पिछले पेपर में पूछे गए हैं। तो सरल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं में सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है? जैसे त्रिभुज से पहले आपने बहुभुज पढ़ा था, तो बहुभुज में हमने पढ़ा था सरल रेखाओं द्वारा निर्मित बंद आकृति, कि जो सरल रेखाओं द्वारा बनी हुई बंद आकृति जो है वो आपका बहुभुज कहलाती है। बहु में यानी 2 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं। तो हमने देखा था कि 3 से नीचे 3 भुजाओं से कम भुजाओं वाला बहुभुज नहीं बन सकता। तो सबसे कम संख्या का जो बहुभुज बनेगा भुजाओं की संख्या का, वो होगा त्रिभुज। यानी कम से कम बहुभुज बनाने के लिए आपको 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। 3 भुजाओं से बना गया जो बहुभुज है वो आपका त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए आज हम अध्ययन करते हैं इस वीडियो में त्रिभुज का। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यानी आधी ज्योमेट्री हो गए 2 डायमेंशन की कवर करेगा आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, सबसे पहले हम इसकी सामान्य सी डेफिनेशन दें बहुभुज के आधार पे, तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज कह सकते हैं हम। 3 भुजाओं वाला बहुभुज। अब ये बहुभुज शब्द लग गया, इसका मतलब बहुभुज के गुण आ गए इसमें सारे, कि ये जो तीनों भुजाएं होंगी वो सरल रेखाओं से बनी होंगी, साथ ही एक बंधाकृति होगा, साथ ही इसमें अंतःकोण, बाह्यकोण वगैरह बनेंगे। तो देखिएगा ये तो सामान्य से डेफिनेशन होगी, 3 भुजाओं वाला बहुभुज आपका त्रिभुज कहलाएगा। इसकी यदि सामान्य परिभाषा दें अपन तो हम यूँ कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी या 3 भुजाओं से बनी बंधाकृति। ये जरूर आपको देखना है क्योंकि प्रत्येक बहुभुज एक बंधाकृति होता है। तो इसके सामान्य से डेफिनेशन हो जाएगी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो है वो आपका त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं सरल रेखाएं, चूंकि बहुभुज है तो बहुभुज में इसकी जो भुजाएं होंगी वो वक्र रेखा में होके 3 रेखाखंड होंगे भैया आपके पास। तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाएगी। ये तो है इसके सामान्य से डेफिनेशन। अब इसका परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। हम देखते हैं कि क्या होता है त्रिभुज में, कैसे त्रिभुज बनता है, कब त्रिभुज नहीं बनता। खूब सारे सवाल इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। पिछले पेपर्स को आप जरूर, मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ, पिछले पेपरों का जरूर आप अध्ययन कर लें, जिससे आपको आकलन हो जाएगा कि आपके पेपर का लेवल कितना का आ रहा है, कैसे कैसे सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सवालों के आसपास के सवालों का आप अध्ययन करें। तो देखिएगा, त्रिभुज हम पढ़ रहे थे, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहें। इसमें सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, इसमें शीर्षों की संख्या क्या होती है, 3। भाई 3 भुजाएं तो शीर्ष भी 3 होंगे, यानी शीर्ष 3 हैं, भुजाएं इसकी 3 हैं। शीर्ष हो गया, भुजाएं हो गई। सबसे पहली बात आती है विकीर्ण। विकीर्ण कितने होते हैं त्रिभुज में? विकर्णों का हमने बहुभुज में फॉर्मूला भी देखा होगा, मैं पुनः आपको याद दिला दूं, बार बार आप रिपीट करते रहोगे, आपको एग्जाम तक याद रहेगा। n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज द फॉर्मूला फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ ए फिगर। कि विकर्ण जो है उसको ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला होता है n यानी भुजाओं की संख्या गुणा भुजाओं की संख्या माइनस 3/2। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या आप ज्ञात करोगे तो n की जगह 3 रखोगे तो 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा आपका। तो त्रिभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है वो 0 होती है। भाई कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या ध्यान रहे 0 होती है। शीर्ष 3 होते हैं, भुजाएं 3 होती हैं। अच्छा, बात करें हम त्रिभुज विमाओं की, कई बार ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं। तो त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति होती है, याद रखिएगा। 2 डायमेंशन यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सरफेस वाली आकृति होती है, इसमें एक पृष्ठ होता है। तो त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति है। अच्छा, देखा होगा चित्र इसका ऐसा बनता है, ये आपने देखा होगा, ट्रायंगल जिसको कहते हैं, त्रिकोणीय आकृति या त्रिभुज जिसको आप कह सकते हो। तो ये आपका त्रिभुज होता है। 3 शीर्ष हैं, 1 2 3 शीर्ष हैं, 3 इसमें भुजाएं हैं, विकर्ण इसमें 0 होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कोणों की। तो त्रिभुज में 2 प्रकार के कोण होंगे,
प्रत्येक बहुभुज में दो प्रकार के कोण मैंने आपको बताए थे, अंतः कोण और बाह्य कोण। तो अवश्य याद रखिएगा आप त्रिभुज में अंतः कोण कितने का योग कितना होता है। देखो 3 इसमें अंतः कोण बनेंगे, 3 इसमें बाह्य कोण बनेंगे। अंतः तो कौन से होंगे, आपने खूब पढ़ा है बहुभुज में, ये इसके अंतः कोण होते हैं। देखिएगा ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, 3 अंतः कोण होते हैं। 3 बाह्य कोण, बाह्य कोण कहाँ से बनेंगे, जैसे इसकी भुजा को बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो ये जो बन रहा है जैसे नंबर 1 2 3, ये 3 इसके बाह्य कोण हो गए। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग याद रखिएगा आप 180 डिग्री होता है। फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हो, सिद्ध भी करेंगे हम 180 क्यों होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही जरूर याद रखिए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कई बार बेसिकली सिंपल चीजें आपसे पूछ ली जाते हैं, सवाल आ जाएगा किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होगा, तो आपने त्रिभुज के कोणों के नाम पे 180 को याद रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अंतः कोण पूछे तब तो आपको 180 करना है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग पूछे तो आपको बताना 360। यानी इन तीनों का बाहर वालों का योग तो होगा 360 और इन अंदर वालों का योग होगा 180। तो ये अंदर तो जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं तीनों, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है 1 2 3, इनको आप जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 360। तो ये तो त्रिभुज का सामान्य परिचय, 3 शीर्ष 3 भुजा, विकीर्ण शून्य होते हैं, द्विमीय एक आकृति होती है, तीनों अंतः कोण 180 के होते हैं, तीनों बाह्य कोण 360 डिग्री के होते हैं। अच्छा, ये तो था 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। देख लीजिएगा भाई, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिएगा त्रिभुज जो थी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति थी। तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो अक्सर सवालों में पूछी जाती है, क्या हर एक 3 भुजाएं त्रिभुज बना लेती हैं, कि कोई भी 3 भुजाओं की लंबाई है क्या वो त्रिभुज बन सकता है, कोई भी 3 लंबाइयों से त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिएगा जैसे ऐसे हो भाई कि मान लीजिए 3 भुजाएं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं लिए आपने, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर है। क्या ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? कई बार सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भुजाओं का जो ये दी गई भुजाएं, कौन सी भुजाओं का जो जोड़ा कह सकते हैं हम एक तरह से, कि 3 भुजाएं जो आपको दी गई, इनमें से कौन सी 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बन सकता है, कौन से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन में से आपको पिकअप करना है किससे त्रिभुज बनेगा, किससे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ड्रा करके देखिए आप, हर बार आप ड्रा करके नहीं देखेंगे सॉरी पेपर में, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो आप, तो फटाफट आपको पता होना चाहिए कौन त्रिभुज बनाएगा और कौन त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो क्या आप 3 4 9 से त्रिभुज बना सकते हैं? देखिएगा, अभी विचार करिएगा, आगे मैं चर्चा करूंगा तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही था या गलत, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज की रचना कैसे होती है। त्रिभुज की रचना कैसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको 3 भुजाएं चाहिए, और इस प्रकार उनको सेट होंगी वो कि तीनों कोणों का योग आपके पास 180 डिग्री आएगा, अंतः कोणों का योग। तो देखिएगा त्रिभुज की रचना करने के लिए, सपोज दैट ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझिएगा इन बातों को। देखिएगा ये त्रिभुज है, जैसे इसका नाम मैंने ले दिया ABC, जो कैपिटल यानी पहली ABCD में जो अक्षर लिखे हैं, कैपिटल लेटर जो लिखे हुए हैं ABC, ये त्रिभुज के शीर्ष को या त्रिभुज के कोण को इंडिकेट करते हैं। और स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, जैसे A के सामने की भुजा जैसे BC है, ये A हो गया, शीर्ष है। आगे हम चर्चा करेंगे इसके सामने की भुजा, तो मैं यही आपको समझा देता हूँ। ये शीर्ष A है, शीर्ष से इन 2 भुजाओं से मिलके बना है, इन दोनों से मिलके तो शीर्ष A बनाई है। अब इसके सामने कौन सी रह गई, ये। तो ये जो है स्मॉल लेटर में A लिखा है, ये शीर्ष A के सामने की भुजा है। तो शीर्ष A के सामने की भुजा को हम पढ़ेंगे A, स्मॉल लेटर में A भुजा BC की लंबाई को निरूपित करता है। अच्छा, B जो है वो इन दोनों से मिलकर बना है, तो B के सामने की भुजा है ये वाली, तो B के सामने की भुजा स्मॉल लेटर में आपने B लिखा हुआ है, ठीक है। C जो है आपका शीर्ष, C के सामने की भुजा आएगी ये, स्मॉल लेटर में C लिखा हुआ है। तो ये जो ABC हैं, ये तो त्रिभुज के शीर्ष को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये स्मॉल लेटर में ABC हैं, ये त्रिभुज की भुजाओं को इंडिकेट कर रही है, इन भुजाओं की लंबाई है। A शीर्ष A के सामने की भुजा, छोटा B के सामने की भुजा, C के सामने की भुजा। अब इनमें एक प्रतिबंध होगा, कब त्रिभुज बनेगा और कब त्रिभुज नहीं बनेगा, और उस प्रतिबंध के बारे में आपसे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। वो प्रतिबंध क्या है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके पास 2 तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और एक भुजा छोटी सी है, या यूं कहें जैसे मान लीजिए एक तो माचिस की तिल्ली है और 2 बड़ी बड़ी मान लीजिए अन्य कोई लकड़ियां हैं, उनको मिला के क्या आप त्रिभुज बना सकते हो? तो देखिएगा ऐसे त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज बनाने का प्रतिबंध क्या था कि ABC 3 भुजाएं हैं, ABC यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो उनके लिए एक प्रतिबंध होता है, तभी त्रिभुज बन पाएगा। आप प्रैक्टिकली बना के देख सकते हैं, तभी त्रिभुज बन पाएगा। कब? तो त्रिभुज की रचना करने का प्रतिबंध मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस प्रतिबंध को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रतिबंध नंबर 1 जो है आपका, कि त्रिभुज कब बनेगा, तो याद रखिए त्रिभुज की कोई 2 भुजा हैं, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो है
त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़, कोई सी भी दो भुजा, तीन भुजा है आपके पास ABC, उनमें से कोई सी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी जो भुजा रह गई उस तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये पहला प्रतिबंध है भाई। त्रिभुज कब बनेगा? देखो त्रिभुज होता क्या, ये आपने देख लिया। अब बनाने की बात कर रहे हैं हम कि त्रिभुज बनेगा कब, जब बनेगा उसके बाद ही हम उसका अध्ययन करेंगे, क्या इसमें माध्यिका होंगे, क्या शीर्षलंब होंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज बनेगा कब। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दी, कब त्रिभुज बनेगा? जब उसकी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब मैं वो प्रतिबंध लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा था 3, 4, 9 कि क्या इन तीन भुजाओं से मिलकर, तीन लंबाइयां दे रखी, क्या इन तीन लंबाइयों से मिलकर आपका त्रिभुज बन जाएगा? तो आप कोई दो भुजा उठाओ, जैसे आपने ये उठाई 3 और 4, इनको जोड़िए, दो भुजाओं का जोड़। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से बार बार सवाल पूछा जाता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसको आपने जोड़ा 3 और 4 कितना आया? 7, और ये क्या है? 9। ये जो 7 है ये 9 से बड़ा आना चाहिए था यहाँ पे। यदि 9 से बड़ा होता यहाँ पे तो त्रिभुज बन जाता। फिलहाल की जो स्थिति है, इस स्थिति में यानी भुजाओं 3, 4, 9 से किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ 5 होता, 5, 4, 9, अभी भी क्या आया? 5 और 4 9 हो गया, ये 9 हो गया, क्या अभी भी त्रिभुज बन जाएगा? नहीं, अभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसकी लंबाई यानी इन दोनों का लंबाइयों का जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से आपका अधिक होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो पहली शर्त त्रिभुज की रचना कब होगी? पहली कंडीशन ध्यान से देख लीजिएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो ही त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि बराबर आया तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अच्छा ये बराबर वाले रेखा बिंदुओं को इंडिकेट कर सकती हैं, लेकिन त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए प्रतिबंध आया, जैसे हम देखते हैं 3, 4, 5 लिखता मैं। अब कोई भी दो भुजा उठा लीजिए, 3 और 4, यानी अक्सर हम छोटी भुजा को उठा के देख लेंगे, तो बड़ी से यदि उनका जोड़ बड़ा आता है तो ऑटोमेटिक सारा का बड़ा हो जाएगा। तो दो छोटी भुजा उठाइए, 3 और 4 7, 7 आया जो कि 5 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये जो युग्म है आपके पास, ये आपका त्रिभुज का रचना कर सकता है। 3, 4, 5 वाली भुजाओं से त्रिभुज का रचना की जा सकती है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। प्रतिबंध नंबर 1। दूसरा प्रतिबंध जो है, दूसरा प्रतिबंध है यदि आप भुजाओं का अंतर ले रहे हो, तो दो भुजाओं का आपने अंतर लिया है, दो भुजाओं का अंतर वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। देखो अब दो भुजाएं ले लीजिए, उनको जोड़ोगे तो तीसरी से बड़ा आना चाहिए, प्रत्येक दो भुजा का, और यदि आप उनका अंतर कर रहे हो तो तीसरी से क्या आना चाहिए? कम। ये दो प्रतिबंध होते हैं त्रिभुज बनने के। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की रचना कैसे होगी? अच्छा कोण क्या है? कोण के आधार पे हम बात करें तो कोणों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को इंडिकेट करता है? तो जोड़ के देख लीजिएगा, यदि तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 आता है मतलब वो कोण त्रिभुज को बना सकते हैं, या किसी त्रिभुज के वो कोण हो सकते हैं। भुजाओं की बात करें तो दोनों प्रतिबंध अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ बार बार सवाल पूछे गए हैं, दो भुजाओं का जोड़ यदि आप ले रहे हो तो तीसरी से ज्यादा आना चाहिए, अंतर आप ले रहे हो तो तीसरी से कम आना चाहिए। अच्छा इस चीज को यदि हम गणितीय रूप में लिखें, आपके पास ऐसे हिंदी में नहीं आएगा इतना सरल पेपर की भुजाओं का जोड़ क्या होना चाहिए, या तो ऑप्शन देके पूछेगा कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करता है ऑप्शन और कौन सा नहीं करता, या कौन सा ऑप्शन कोण को निरूपित करता है कौन सा नहीं करता। या फिर गणितीय रूपांतरण देखिए, त्रिभुज ABC शीर्ष है, ABC स्मॉल लेटर में इसकी भुजाओं को इंडिकेट करते हैं। तो कोई दो भुजा उठाओ A और B, तो A प्लस B यदि आपने ले लिया, A प्लस B यानी आपने इनको जोड़ लिया, तो जो राशि आएगी वो C से बड़ी आनी चाहिए, C से बड़ी। अब छोटे बड़े का चिन्ह मैं आपको बता रहा था, ऐसे चिन्ह जो होता है उसका जिधर दो मुंह होते हैं उधर तो बड़ी राशि होती है, और सिंगल जो होता है उधर छोटी राशि होती है। चिन्ह लगाने में भी कंफ्यूज ना हो आप, तो वहां पेपर में आएगा A प्लस B यदि ऐसा लिखा है, ऐसा देखिएगा A प्लस बी इज ग्रेटर देन C, यानी A प्लस B का जो योग है A और B का वो बड़ा है किससे? C से। इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो ये सामान्य से प्रतिबंध थे। अब हम इनका गणितीय रूप लिखते हैं, देख लीजिएगा आप इनको एक बार कि त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है। उनका जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और उसका अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अब हम इसका गणितीय रूप लिखते हैं। कई बार ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित, गणितीय रूप लिखा होता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है विकल्प है वो आपका सही है और कौन सा गलत है। तो देखिएगा यदि आपके पास ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज ABC, तो उसकी भुजाएं ABC से निरूपित की गई हैं, तो कब त्रिभुज बनेगा और कब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक तरफ मैं योग का प्रतिबंध लिख रहा हूं कि भुजाओं के योग के आधार पे, तो आपने A को और B को जोड़ा, या फिर B और C को जोड़ा है, या फिर A और C को, कोई से भी दो भुजाओं को आपने जोड़ कर लिया। तो A और B को जोड़ लिया तो आपके पास क्या रह गई? C। B और C को जोड़ लिया तो क्या रह गया? A।
और ए और सी को जोड़ लिया तो क्या रह गया बी। ऐसे करना है आपको, यानी कोई भी 3 भुजाएं उसमें से 2 आपने जोड़ ली तो तीसरी भुजा आपके पास रह गई। बीच में यदि जोड़ का चिन्ह है, एक तरफ मैं आपको अंतर का करके बता रहा हूं, रट्टा नहीं मारना आपको इसका। जैसे ए और बी का आपने अंतर ले लिया तो क्या रह गया सी, फिर बी और सी का आपने अंतर ले लिया तो क्या रह गया ए। ये मॉडुलेशन ऑफ ले लेते हैं, यानी इनका जो अंतर है वो बड़ी में से छोटी भुजा को करना है, माइनस में नहीं लेना आपको। और मान लीजिए सी में से आपने क्या ले लिया ए, तो क्या बच गया बी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये लो, इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो धनात्मक है यहां से। अब देखिएगा आप कि ए और बी जो आपने जोड़ा है और इधर ए और बी का आपने क्या किया है अंतर, तो आपने पढ़ा था योग जो है वो क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे तीसरी से, और अंतर जो है वो आपका क्या होना चाहिए छोटा। तो योग को तो बड़ा कर दो और अंतर को क्या कर दो छोटा, अपने आप प्रतिबंध आपके पास बनते जाएंगे। तो देखिएगा ये लो, ये योग को मैंने एक जगह ले लिया कि ए और बी का जोड़ है, तो यहां कौन सा चिन्ह लग जाएगा ऐसे, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होगा किससे सी से, तो पहला प्रतिबंध तो ये हो गया कि ए और बी बड़ा है सी से। दूसरा बी और सी की बात करें तो ये भी योग है, तो ये भी तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा, यानी योग की तरफ आपको बड़े का चिन्ह रखना है। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। ध्यान से देखिएगा, दोबारा प्रतिबंध समझ लीजिएगा। त्रिभुज पढ़ रहे थे, यदि कोई त्रिभुज एबीसी है उसकी भुजाएं एबीसी द्वारा निरूपित की जाती हैं, तो त्रिभुज की रचना कब होगी कब नहीं होगी, तो यदि ये प्रतिबंध उसमें लागू हैं तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये तो था योग का प्रतिबंध। सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर आ गया, तो पी क्यू आर में यदि इसकी भुजाएं पी क्यू आर द्वारा निरूपित की गई हैं तो आप लिख देंगे पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन आर। योग हमेशा तीसरी से क्या होगा बड़ा, बेझिझक योग की तरफ आपको बड़ा लगाना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अंतर की, कि 2 भुजाओं का अंतर ले लिया तो अंतर आपका तीसरी भुजा से छोटा होगा, यानी अंतर को क्या करना है आपको कम। तो इसमें चिन्ह कैसे लग जाएगा ऐसे वाला। ध्यान से देखिए, इसमें योग को बड़ा, बड़ा किधर होता है जिधर ये 2 मुंह होंगे इसके उधर बड़ी राशि आएगी, तो देखिएगा ये बड़ा हो गया और ये क्या रह गया छोटा। सब में ऐसा चिन्ह आपको लगा देना है। तो ये लो, ये किसका प्रतिबंध बन गया अंतर का। तो यहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन में ये भी दे देगा ये भी दे देगा, 4 ऑप्शन में से कोई से 3 ठीक दे देगा, 1 गलत दे देगा, और पूछ लेगा यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी द्वारा निरूपित की जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध ठीक है। तो ये 100 प्रतिबंध जो लिखे हैं वो ठीक है, यदि इसमें से किसी एक का चिन्ह उल्टा इधर उधर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस चिन्ह को आपने ऐसा लगा दिया ऐसा, इसका मतलब ये प्रतिबंध क्या है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको क्या रखना है, योग को तो बड़ा रखना है और अंतर को क्या रखना है छोटा। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो यहां से पुराना पेपर आप उठा के देखोगे, एक बार यहां से सवाल पूछा गया है पिछले पेपर में डिट लेवल 2 में कि निम्नलिखित में से त्रिभुज का कौन सा प्रतिबंध है त्रिभुज के लिए जो ठीक होगा। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। ये थी त्रिभुज की रचना करना, कि त्रिभुज की रचना कब होगी, जब उसकी भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा और भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। सिंपल सी बात है, कोई खास बड़ी चीजें नहीं है। इन पे यदि आप इनको ऐसा देखोगे गौर से, a प्लस बी बड़ा है सी से, इनका रट्टा मारोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनमें लिखा क्या है उस चीज को समझिए आप, कि 2 भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी से बड़ा है। ऐसा याद रखेंगे तो ये याद रह जाएगा। अन्यथा यदि आप मोड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन सी, सॉरी लेस देन सी, ऐसे करके जाओगे रट के जाओगे तो कंफर्म आप भूल ही जाओगे, याद नहीं रहेगा ऐसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और आएंगी आगे अभी तो, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, अकेली गणित तो है नहीं, अकेला ट्राइंगल तो है नहीं जिसके आप एग्जाम दे रहे हो। तो इनको समझने की कोशिश करिए कि लिखा किस प्रकार गया है। ये ऐसे लिखा गया है, योग को बड़ा रखना है अंतर को छोटा रखना है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे इसको। तो ये था आपका त्रिभुज की रचना कब हो सकती है। आपने पढ़ा त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी बंध आकृति आपकी ट्राइंगल है, उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग उसका 360 होता है। यदि उसकी भुजाएं एबीसी हो तो आपको योग तो लेना है बड़ा और अंतर लेना है तीसरी से छोटा। तो जैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट भुजाएं लिख रहा हूँ, वैसे अंगणित में से 4 है 7 है 9 है, क्या ट्राइंगल बना पाएगा, बिल्कुल ये ट्रायंगल बना पाएगा। छोटी भुजाएं जोड़ ली 7 4 11, 9 से बड़ा इसका मतलब बन गया। अच्छा, अंतर की बात करें तो कोई भी 2 का अंतर ले लीजिए, जैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर ले लिया आपने, ये लो 9 में से 4 गया आपका 5 आ रहा है, जो तीसरी भुजा से क्या है कम। इससे ज्यादा अंतर तो यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर सबसे ज्यादा होगा, ये तो सामान्य से कैलकुलेशन है। तो देख लीजिएगा। अच्छा, इतना और बता दूं, यदि पहला प्रतिबंध ठीक जा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक ठीक जाएगा, यानी आपको सिर्फ एक प्रतिबंध याद रखना है, चाहे तो योग वाला रख लो चाहे अंतर वाला। स्पेशली अंतर वाला नहीं पूछे, मैंने आपको इसलिए बताया था कि हो सकता है ऑप्शन में अंतर वाला प्रतिबंध दे दे इसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो आपको याद रखना है। अन्यथा आप एक चेक कर लोगे, यदि एक सही आया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। तो जो आपको ईजी लगता है, हालांकि दोनों ईजी हैं, योग को बड़ा रखना है अंतर को छोटा रखना है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग,
अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो प्रूव तो कराएगा नहीं कि प्रूव करके बताओ। यदि प्रूव भी कराए तो सिंपल सी बात थी भाई, जैसे ये बेस जा रहा है, इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये एकांतर कोण, यदि ये 1 है तो ये भी आपका 1 है, फिर इधर ये 2 है तो ये भी आपका 2 है, ये 3 है तो ये 3 ट्रायंगल का आ ही गया। आप देख रहे हो ये क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा के एक ही ओर 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों कोणों, सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। युग्म की बात करें तो 2 को तोड़ेंगे तो रैखिक युग्म हो जाएगा। अन्यथा याद रखिए सरल रेखा के एक ही बिंदु पे बनने वाले बहुत सारे कोण, ये कितने बना दो आप, ये 180 बनता है ऊपर, और 180 कहाँ बनेगा? नीचे। आप इसमें 10 बना दो, 5 बना दो, 8 बना दो, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 180। तो यहाँ आपके पास 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों को जोड़ क्या होगा? 180। तो यही 1 ये रहा, यही 2 ये रहा, इसका मतलब 1 + 2 + 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 = 180। तो छोटा सा प्रूव हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हल कर रहे हो, तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं कैसे प्रूव होता है। आप तो सीधा याद रखें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से सवाल कैसे पूछेगा? यहां से कई बार रेशियो दे देगा आपको, तीनों अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3 है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 1 2 3 है, तो बताओ कितने, सबसे छोटा कोण कितने का होगा, बड़ा कितने का होगा? तो ये क्या है? अनुपात में डिवाइड करना है किसको? 180 को। वहां 180 देगा नहीं, आपसे ऐसे पूछेगा किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है, तो आपको बताना है सबसे छोटे कोण का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ टोटल हो गया 3 और 2 5 1 6 यूनिट हो गए। यूनिट सिस्टम आपने पढ़ा है, रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे? 1 2 3, 3 2 5 1 6, यानी 6 यूनिट जो है वो आपकी 180 का काम कर रही है, 180 डिग्री, बिकॉज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने यहाँ यूनिट में ऐड कर लिया तो 6 यूनिट आया, 6 यूनिट 180 है, तो 1 यूनिट = 30 डिग्री आ गया आपके पास। तो 1 यूनिट को आप 30 पढ़ेंगे, 2 यूनिट को आप 32 60 हो गया, 3 यूनिट आपका 90 हो गया। तो ये इस प्रकार का ट्रायंगल है जिसका कोण 30 60 और 90 बन रहा है। आगे चर्चा करेंगे इसके प्रकारों में। तो यहां से पूछ लेता है कि तीनों अंतः कोणों का, या फिर कई बार क्या करता है ऑप्शन में आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण किसी त्रिभुज के अंतः कोणों को निरूपित करता है। तो अंतः कोणों को निरूपित करने का मतलब उन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये तो था आपका बेसिक ट्रायंगल। होता क्या है? 3 भुजा होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, विकर्ण होते नहीं है, द्विमीय आकृति होती है, अंतः कोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का योग आपका 360 होता है। बनने का प्रतिबंध क्या था? 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से कम होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से ज्यादा। आगे चलते हैं, टॉपिक फटाफट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार आपने खूब बचपन से पढ़े होंगे, अलग अलग कक्षाओं में। आपने कक्षा 10 तक तो सबने पढ़ी है गणित, और जो लेवल 2 के कर रहे हैं उनको तो आगे तक गणित रही है होगी। तो देखिएगा त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, एक तो भुजा के आधार पे, और एक पढ़ेंगे यानी भुजा के आधार पर लिख देता हूँ पूरा, और एक हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर यहां से भी कई बार सवाल पूछ लेता है त्रिभुज का प्रकार बताइए कैसे कैसे। तो भुजा के आधार पे देखिएगा, त्रिभुज के प्रकार है, भुजाओं के आधार पे कैसे कैसे प्रकार होते हैं, नाम लिख रहा हूं भाई मैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, आप ये जो गणित पढ़ रहे हो ना, ये आपकी जिंदगी में कहीं काम में नहीं आने वाली। वैसे ये कितना भी नॉलेज होगा आपको समद्विबाहु समबाहु का, ये सिर्फ एग्जाम करेक्ट करने के लिए आप पढ़ रहे हो। ये लो, कई बार जैसे आप छोटे बच्चों को बताओगे ना त्रिभुज के प्रकार, ऐसे बताओगे, ये सिर्फ लिख दिया समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु, तो वैसे सोचेंगे कोई राक्षसों के नाम है, आजानुबाहु समबाहु समद्विबाहु फलाना बाहु। तो ये ऐसा नहीं है, त्रिभुजों के प्रकार हैं समबाहु। आप तो ऐसा ना समझें कि राक्षसों के नाम है समबाहु समद्विबाहु, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। ये क्या है? भुजा के आधार पर अभी चर्चा करेंगे। कोण के आधार पर क्या होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होगा न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज आपका, और फिर ले लेते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 होते हैं आपके कोण के आधार पे। अब चर्चा करेंगे कैसे कैसे होते हैं, कौन सा समबाहु होता है, कौन समद्विबाहु होता है, कौन विषमबाहु होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कौन न्यून कोण होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से इजी नहीं पूछेगा आपसे कि ये कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है। तो यहाँ से फैक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। जैसे पहले के पेपर में से मैं स्टेटमेंटों की बात करूँ तो वहाँ से पूछा गया था कि त्रिभुज के अधिकतम कितने कोण हैं, न्यून कोण हो सकता है किसी त्रिभुज में, न्यूनतम कम से कम कितने कोण तो उसके न्यून कोण होंगे ही होंगे। किसी भी त्रिभुज के कम से कम कितने कोण न्यून कोण होंगे। अब बताइएगा, तब तक मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक आप इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। भुजा के आधार पर पढ़ रहे थे समबाहु। समबाहु का मतलब जैसे नाम से पढ़ा सम का, अभी आपने समबाहुभुज पढ़ा है, तो समबाहुभुज का मतलब था सारी भुजाएं समान होंगी। तो समबाहु का मतलब इसकी तीनों भुजाएं समान। इसका अलग से अध्ययन करेंगे हम।
तीनों भुजाएं समान। अच्छा, जिसकी तीनों भुजाएं समान उसके तीनों कोण भी समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसके तीनों कोण समान होते हैं। अच्छा, तीनों कोण कौन कौन से समान होंगे, तीनों अंत भी समान होंगे और तीनों बाह्य भी समान होंगे। अच्छा, तीनों अंत टोटल कितने का होता है 180 का, तीनों बराबर होंगे तो प्रत्येक अंत कोण कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। तीनों बाह्य कोण कितने के होते हैं टोटल, तीनों अंत कोण 180 के थे, तीनों बराबर होंगे 60 के हो गए, 180 में 3 का भाग दे दिया। तीनों कोण समान होंगे, बाह्य 360 का होता है तो प्रत्येक हो गया 120 का। कई बार सीधा जीके की तरह सवाल आएगा आपके पास, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है, आपने रट्टा मार रखा होता है 60 का, वो पूछ लेगा बाह्य कोण, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। तीनों भुजाएं समान है तो उसके तीनों कोण समान है, तीनों कोण समान है चूंकि एक समबाहुभुज को निरूपित करता है। n = 3 के लिए ये समबाहुभुज को इंडिकेट करता है। तो समबाहुभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। अच्छा, तीनों कोण अंदर की बात करें तो प्रत्येक 60 का हो जाएगा। सवाल यदि आपसे ऐसे पूछा जाता है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बताइए, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सवाल पूछता है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ, तो आपको करके आना है 120 डिग्री। समझ पा रहे होंगे 120 के होता है क्योंकि बाह्य सारे 360 के होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, स्पेशली अध्ययन करेंगे इसका बाद में, समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु समान दो भुजाओं वाला, तो इसकी दो भुजाएं समान होती हैं, दो भुजाएं समान, तो तीसरी अलग होगी। दो भुजाएं समान है तो तीसरी क्या होगी असमान, और जो असमान होती है उसको उसका आधार कहा जाता है। जैसे मैं इसका चित्र बना के बताऊं, समबाहु तो ऐसा होता है भाई, ये तीनों बराबर होते हैं। समद्विबाहु में क्या होता है, ये लो ऐसा समद्विबाहु होता है, ये दोनों तो बराबर होंगी, ये अलग होगी, इसका नाम आधार होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कहीं आधार की बात आती है तो आधार इसकी असमान भुजा को कहा जाता है। अच्छा, अब ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण जरूर बराबर होंगे, ये याद रखना, त्रिभुज में जितनी भुजाएं समान होंगे उसके उतने कोण जरूर समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों बराबर थी तो तीनों कोण बराबर हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण बराबर हैं। भाई मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूँ, आपकी रीट के एग्जाम नजदीक है और हो सकता आपने पहले खूब पढ़ लिया होगा, टेक्स्ट बुक में वीडियो वगैरह देखे होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा, ऑफलाइन पढ़ाई करी होगी, तो मैं फास्टली एक तरह से रिवीजन आपका करवा रहा हूँ। किसी को कोई चीज़ में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आपको आती है तो प्लीज़ आप मुझे अवगत करा दें, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ। तो देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है तो इनके सामने के कोण भी समान होंगे। सामने के कोण समान होंगे तो वो कोण कहाँ बनेंगे, आधार पे। तो हम इसकी फैक्ट इस प्रकार लिखा आ सकता है आपके पास विकल्प में कि समद्विबाहु त्रिभुज पे आधार पर बने कोण समान होते हैं। तो ध्यान दीजिए, आधार किसको कहा गया है, असमान भुजा को, और वो कोण कहाँ बन रहे हैं समान वाले, आधार पे ही बन रहे हैं। अच्छा, आधार के सामने जो बन रहा है ना वो बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हो एक थोड़ा सा हायर लैंग्वेज में कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पे बने कोण समान होते हैं। ये बात फैक्ट, यानी ये जो फैक्ट था वो सही है। अब बात करते हैं विषमबाहु की। विषमबाहु में तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग, तीनों भुजाएं असमान। तीनों भुजाएं असमान होंगी तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तीनों कोण अलग अलग होंगे, बस उनका योग अंदर का 180 बाहर का 360 रहेगा। तो ये तो थे भुजा के आधार पे। तीनों भुजाएं बराबर आ गई, समबाहु बोल दीजिए। दो भुजाएं बराबर आ गई, समद्विबाहु बोल दीजिए। और कोई भुजा बराबर नहीं, तीनों अलग अलग लंबाई की हैं तो आप विषमबाहु बोल दीजिए। ये तो सिंपल सा था, नाम के आधार पे आप बता सकते हो। हाँ, समद्विबाहु में छोटी चीज याद रखना, ये आधार वाली, असमान भुजा को आधार कहा जाता है। आधार पे बनने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण की माप यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि हो सकता है एक कोण कितने का होगा, फिर जो बचेंगे वो दोनों कोण बराबर होंगे। हाँ, समबाहु त्रिभुज का हम निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होगा आपका 120 डिग्री होगा। देखिएगा, अब आते हैं हम कोण के आधार पर। इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। आपने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा, हम उनकी विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि वहाँ से जो फैक्ट पूछेगा वो फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप एक बार या तो इसको नोट कर लीजिए या रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोण के आधार पे कैसे त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल देखिएगा कैसे होगा। कोण के आधार पे आपने न्यून कोण पढ़ा, समकोण पढ़ा, अधिक कोण पढ़ा, इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसका रट्टा मत मारना भैया, आप पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी आपको रटने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यदि आपको ये त्रिभुज वगैरह चतुर्भुज वगैरह के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो ये बहुत ईजी है, आपके अंगणित से तो बहुत सरल है ये, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीखने और समझने की चीज़ें हैं, न कि रटने की। तो आपने देखा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी 180 के 3 भाग आपको करने हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, क्योंकि बराबर करोगे तो समबाहु बन जाएगा। अब
न्यून कोण किसे कहेंगे? 90 से जो कम है, आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, उसको हम न्यून कोण पढ़ते हैं। 90 से छोटे कोण का नाम है न्यून कोण। 90 वाले कोण का नाम है, आपको पता है, समकोण। और जो 90 से बड़ा है उसका नाम है अधिक कोण। चलिए अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में आप कितने अधिक कोण बना सकते हो, कितने अधिक कोण बना सकते हो। जैसे 90 तो समकोण बन गया, तो 90 से बड़ा एक बना लिया आपने, जैसे 91 ही बना लिया, तो पीछे क्या बच गया? आप 89 आपके पास रह गया। अभी तो एक टुकड़ा कवर करा है, कितने टुकड़े करने हैं अब? 89 के 2। तो जाहिर सी बात है दोनों ही टुकड़े कैसे होंगे? 90 से छोटे होंगे। भाई खुद ही 90 से छोटा है तो इसके 2 भाग तो 90 से और क्या होंगे? छोटे होंगे। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण। यानी एक त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण रह सकता है। भाई आपको 180 का बंटवारा करना है, ध्यान से समझिएगा जो फैक्ट मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पेपर में आप पजल रहेंगे, वहां सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप उन्हीं में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर नीचे लिखा मिलेगा किसी त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है, अधिकतम 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा आप। टोटल 180 है, 180 के 3 भाग आपको करने हैं, और जो 90 से छोटा भाग होगा उसको आप न्यून कोण पढ़ोगे, 90 के टुकड़े को आप समकोण पढ़ोगे। यदि 90 से बड़ा बना दिया, 90 से बड़ा, उसको आप क्या पढ़ोगे? अधिक कोण पढ़ोगे। तो देखिएगा एक त्रिभुज में 3 टुकड़े आपको लगाने हैं। एक टुकड़ा आप 90 से बड़ा लगा दिए, क्या दूसरा टुकड़ा 90 से बड़ा बचेगा? बचेगा ही नहीं, क्योंकि टोटल तो 180 रखना है। इसका मतलब किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण हो सकता है, अधिक कोण। सिर्फ एक कोण को आप अधिक कोण बना सकते हो। आप चाहो कि मैं तो तीनों अधिक कोण वाला त्रिभुज बनाऊं, कि ऐसा त्रिभुज बनाऊं जिसमें तीनों के तीनों अधिक कोण हो, तो ऐसा पॉसिबल पृथ्वी पे तो है नहीं भाई, इस ग्रह पे तो। देखिएगा समकोण की बात करते हैं अब हम। ये होता है 90 डिग्री का एंगल, ये ऐसा, ये त्रिभुज। अच्छा एक 90 बना दिया, तो अब दूसरा यदि आप 90 बनाने लगोगे तो ऐसे बनेगा, क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं। तो त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण समकोण हो सकते हैं? देखो एक 90 बना लिया तो पीछे क्या बचा? 90। अब 90 के कितने टुकड़े करने? 2। 0 डिग्री का कोण यहाँ पॉसिबल होगा नहीं, आकृति में बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आकृति बनानी है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज की रचना करनी है, तो शून्य तो बनेगा ही नहीं। तो यदि आप एक और 89 कर रहे हो तो भी आपके दोनों टुकड़े कैसे रह गए? न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम यानी मैक्सिमम आप चाहो तो एक कोण क्या बना सकते हो? समकोण। ठीक है। अच्छा इस अधिक कोण त्रिभुज में भी 2 कोण कैसे आए? ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, ये भी न्यून है, ये भी न्यून है। इसमें ये भी दोनों क्या है? न्यून कोण है। कौन सा? ये। ठीक है। अब बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज के। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी 90 से छोटा। अपने आप भाई 2 तो परमानेंटली 90 से छोटे रहते हैं, तो तीसरा भी 90 से छोटा कर दिया। देखो ये 90 से बड़ा, ये 90, और मैंने 85 रख दिया। 85 90 से छोटा, तो पीछे आपके पास 95 बच गया। 95 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, दोनों टुकड़े 90 से छोटे रखने हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप एक 50 कर रहे हो तो एक 45 आपके पास आ रहा है, ये 45 आ गया, ये 50 आ गया। समझ पा रहे होंगे आप? हो गया क्या 95 500? हाँ। तो अब इसमें देखिए तीनों कोण क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होंगे। अच्छा इसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे। इसमें मैक्सिमम एक कोण समकोण बना सकते हो आप, तो 2 कोण क्या होंगे? इसके 2 कोण न्यून कोण होंगे, इसके भी 2 कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अच्छा अब मेरे को एक बात आपको समझ में आई होगी, इन तीनों चीजों को देख के इतनी देर से मैं जो बता रहा था, ये चित्र आपके सामने बना रहा था, इन चित्रों को देख के आपके पास एक बात समझ में आई होगी कि कोई सा भी त्रिभुज बना लो उसमें 2 कोण तो आपके सदैव न्यून कोण होंगे। तो यदि आपके पास स्टेटमेंट आता है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे, तो यह बात 100% सत्य है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण तो सदैव न्यून कोण होंगे, तीसरे का हमें पता नहीं। यदि तीसरा न्यून कोण है तो त्रिभुज न्यून कोण कहलाएगा। यदि तीसरा कोण समकोण बन गया तो त्रिभुज का पूरे का नाम ही समकोण हो जाएगा। यदि आपका तीसरा कोण अधिक कोण बन गया तो पूरा त्रिभुज अधिक कोण हो जाएगा। मतलब ये जो डिवाइडेशन आप क्लासिफिकेशन सॉरी आप कर रहे हो, ये क्लासिफिकेशन केवल और केवल थर्ड एंगल के आधार पे कर रहे हो, बिकॉज देयर आर 2 एंगल। एक्यूट एंगल जो होगा आपके पास न्यून कोण होगा, यानी बच गए ना जो 2 कोण, वो तो आपके न्यून कोण होंगे। तो इतनी देर से ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान से दोबारा वीडियो को देख के एक बार में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप इसको दोबारा देख लो, अच्छे से समझ लो, गांठ बांध लो कि त्रिभुज जो आप बना रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत होने की संभावना होती है जिनकी, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे थे कोण के आधार पे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो यहां से एक फैक्ट निकल के आया कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज उठा लो, उसके 2 कोण तो सदैव न्यून कोण होंगे।
न्यून कोण तो समझते हो ना, कभी मैं ये न्यून कोण त्रिभुज बता रहा हूँ और आप न्यून कोण ही नहीं जानते हो। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा वाला मान, और 0 डिग्री का न्यून कोण नहीं होता, 0 से बड़ा 90 से छोटा। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे। अब बात करते हैं त्रिभुज में 3 कोण तो पूरे ही बनते हैं, उसमें से 2 तो सदैव 90 से छोटे होंगे। अच्छा, उन्हें चाल खेल के पेपर में पेपर सेटर ने एक पेपर पूछा था, एक सवाल पूछा था कि किसी त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, क्या ये बात सत्य है? किसी त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। हम इसके आधार पर यह भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक कोण, यहां से कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज भी हुए थे यहां बहुत सारे, किसी त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। ये देखिए, तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं भाई, 2 कोण हमेशा न्यून कोण होंगे, तो जाहिर सी बात है एक तो सदैव होगा ही होगा। अब इसमें कई विद्यार्थी जो इसको खासकर रटके जाते हैं, उनको कंफ्यूज होता है भाई वो पढ़ के गए थे 2 कोण न्यून कोण होंगे और परीक्षा में आ गए 1 कोण न्यून कोण होगा, तो बोले ये बात तो गलत है क्योंकि त्रिभुज के तो 2 न्यून होते हैं। भाई इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी जेब में हमेशा 2 रुपए रहते हैं, ठीक है, आपके जेब में हमेशा 2 रुपए रहते हैं, इसका मतलब आप कभी भी 2 रुपए की खरीदारी कर सकते हो, ये बात सत्य है। अच्छा, आपसे कोई पूछे क्या आप किसी भी टाइम पे 1 रुपए की खरीदारी कर सकते हो? बिल्कुल, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 रुपए हमेशा रहते हैं, इसका मतलब 1 रुपया तो आपकी जेब में हमेशा रहेगा ही रहेगा। भाई जब 2 आप लेके चल रहे हो तो 1 तो पहले से ही आ गया, 2 से कम होता है ना 1। तो यदि 2 कोण न्यून कोण है आपके पास और आपसे पूछ रहा है 1 तो हमेशा न्यून कोण है ना, अरे भाई वहां जैसे आपको 1 आदमी चाहिए, आपने किसी काम पे 2 आदमी बैठा रखे हैं, यानी हमेशा आपको उस साइट पे 2 आदमी मिलते हैं, तो आपसे कोई पूछे वहां 1 आदमी तो मिलेगा ना, तो कंफर्म है 1 आदमी तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, वहां पहले से ही 2 हैं। तो याद रखिए दोनों ही बातें सत्य हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आप अन्य एग्जांपल्स अपने माइंड के अकॉर्डिंग सेट करके देख लीजिएगा कि ये क्या बातें लिखी हैं। 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे तो 1 कोण तो सदैव न्यून कोण होगा ही होगा, ठीक है। ये लिखा था उसने पेपर में, पुराना पेपर आप देखोगे तो ऐसे घुमा घुमा के छोटी छोटी चीजें पूछता है। ये फैक्ट आया हुआ है, पुराना पेपर आप चेक कर लीजिए, उसमें था निम्नलिखित में से विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ गए होंगे मैं जो बात यहाँ बताना चाह रहा था कि 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे। तो बात करते हैं हम तीसरे कोण की, यानी जो डिवाइडेशन होगा वो तीसरे कोण के आधार पर होगा। अब यदि त्रिभुज का तीसरा कोण भी न्यून कोण है, इसका मतलब उसके तो तीनों ही न्यून कोण हो गए, तीसरा भी न्यून कोण है तो त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यदि त्रिभुज का तीसरा कोण समकोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज का नाम भी क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का तीसरा कोण अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण है, उसका एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आप लैंग्वेज में मजेगा, वही हो सकता है कहीं गलत बोल गया हूं मैं, तो आप इसके फैक्ट को समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। कोण के आधार पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे इसका। 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे, तीसरा भी यदि न्यून आ गया मतलब त्रिभुज के तीनों ही कोण न्यून कोण हो गए। तो आपसे पूछे न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण कहेंगे, यानी वो 90 डिग्री से छोटे मिलेंगे तीनों ही कोण। बात करते हैं अगला समकोण है, तो समकोण में हम देखेंगे त्रिभुज के 2 तो सदैव न्यून कोण है ही, तीसरा क्या आएगा? 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में आपको 1 कोण 90 का और 2 90 से छोटे मिलेंगे, यानी 2 कोण न्यून कोण और 1 समकोण, वो होता है समकोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें 2 कोण न्यून कोण होंगे, तीसरा कोण अधिक कोण होगा, तो 2 छोटे कोण होंगे 90 से, 1 90 से बड़ा होगा, उसको कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। ये तो था इनके नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण कि कौन अधिक कोण होता है और कौन समकोण होता है। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है कि पेपर में से सिर्फ ऐसे ही पूछ लेगा न्यून कोण त्रिभुज का हाल बताइए कैसा होता है और सुनाइए समकोण त्रिभुज के बारे में कैसा होता है समकोण त्रिभुज, ऐसे नहीं, इसके प्रतिबंध पूछेगा आपसे। खासकर L2 वालों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, L2 के लिए ऐसे प्रतिबंध पूछेगा कि निम्नलिखित में से दिया गया प्रतिबंध कौन सा ठीक है इसके लिए। तो देखिएगा कैसे, अब हम प्रतिबंधों की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रतिबंध लिख रहा हूँ, इनको ध्यान से समझिएगा। ट्राइंगल ABC है और इसकी भुजाएं ABC द्वारा निरूपित की गई है। तो बनने का प्रतिबंध आपने पढ़ा, A + B > C, B + C > A + C > B एंड A - B < C, B - C < A एंड A - C B। ये तो अंतर और योग की बात मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भुजाओं की लंबाई आपको दे दी या भुजाओं की लंबाई का अनुपात आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया त्रिभुज का प्रकार बताइए। जैसे सवाल लिख रहा हूं मैं, छोटे से छोटा सवाल लिख रहा हूं, किसी त्रिभुज के
अंतःकोणों का अनुपात, अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3 है मान लीजिए। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, ऐसे सवाल पूछता है। ये सवाल आ गया, त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात ये है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज के प्रकार के लिए एक तो भुजा के आधार पे बताना है, एक कोण के आधार, दोनों जुड़े हुए आएंगे, समकोण विषमबाहु, समकोण समद्विबाहु, इस प्रकार का आएगा आपके पास। न्यून कोण विषमबाहु, न्यून कोण समबाहु, ऐसा आएगा। तो देखिएगा, कोणों के अनुपात दे दिया और प्रकार पूछ रहा है। तो देखिएगा, किसी त्रिभुज के यदि कोणों की माप अलग अलग है तो उसकी भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग होगी। यदि कोण बराबर है तो ही भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज के बारे में सीधा फैक्ट याद रखो, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। यदि यहाँ 1 1 1 आता, 1 1 1, इसका मतलब तीनों कोण बराबर है भाई, अनुपात बराबर है, उनकी यूनिट बराबर है तो उनके वैल्यूज भी बराबर होंगे। तो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब तीनों भुजाएं भी बराबर है। और ये किसकी चर्चा कर रहा है? समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का अनुपात होता है 1:1:1 और द रेशियो ऑफ साइड्स भी होता है 1:1:1, यानी 1:1:1 होता है। अच्छा, आपसे यहाँ 1 2 3 लिखा था, इसका मतलब ये एक कोण, ये इसका डबल है, ये इसका 3 टाइम है, मतलब अलग अलग वैल्यू है इसकी। आप इस चीज़ को तो अंगणित को तो आराम से समझते होंगे शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पे। यदि नहीं समझते तो मैं आपको बता दूँ, एक यूनिट सिस्टम होता है, रेशियो में डिवाइड कर रखा है। किसी एक राशि को एक टुकड़ा इसको मिलेगा, 2 टुकड़े इसको मिलेंगे, 3 टुकड़े इसको मिलेंगे, तो टोटल टुकड़े हो गए 3 और 2 5 और 1 6। यानी दी गई राशि के 6 टुकड़े करो, 6 में से 1 टुकड़ा इसको दे दो, 2 टुकड़े इसके रहेंगे, 3 टुकड़े इसके रहेंगे। अच्छा, करने किसके? यहाँ बात हो रही है त्रिभुज के अंतःकोणों की। तो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं भाई 180, यानी आपको 180 को बांटना है यहाँ पे। अच्छा, ये तो बाद में बांटेंगे, पहले हम चर्चा करें त्रिभुज का प्रकार। तो सर्वप्रथम आप प्रथम दृष्टया देखते ही बता देंगे भुजा के आधार पे कि भुजा के आधार पे तो कैसा होगा। यदि अनुपात समान है तीनों तो समबाहु है। दो अनुपात समान है, चाहे भुजा के हो चाहे कोण के, क्योंकि कोण बराबर होंगे तो भुजा बराबर होगी, भुजा बराबर होंगे तो कोण, दोनों एक दूसरे के से संबंध रखते हैं। तो तीनों अनुपात अलग अलग है, यानी तीनों कोण अलग अलग हैं, इसका मतलब तीनों भुजा अलग अलग होगी। तो अनुपात बिना सरल करे, बिना देखते ही आपको बता देना है भुजा तो कैसी आ गई? विषमबाहु। सीधा लिख देना है, देखना 1:1:2 ऐसा है। तो पता है कैसा त्रिभुज है ये? चाहे कोण होगा अनुपात होगा, चाहे भुजा का अनुपात होगा, तो पक्का ये समद्विबाहु है, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी। या पहले से यदि भुजा का अनुपात है, दो भुजाएं पहले ही बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप अनुपात देख के बताना 1:1:1 किसको इंडिकेट करेगा? समबाहु को। 2:2:5 किसको इंडिकेट करेगा? समद्विबाहु को। 2:3:5 किसको इंडिकेट करेगा? कोण की बात कर रहा हूं मैं, भुजा नहीं, बनेगा ही नहीं भुजा से। तो यदि ये कोण के अनुपात की दे रहा था भाई मैं आपको, भुजा का अनुपात देगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि नहीं है। ये कोणों के अनुपात थे कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के अनुपात 1:1:1 है तो समबाहु हो गया। 2:2:5 है तो आपके पास हो गया समद्विबाहु। 2:3:5 है मीन्स क्या हो गया? विषमबाहु हो गया। देखते ही बता देना, फालतू टाइम नहीं लगाना इसमें। कहीं आप सूत्र लेके बैठे हो, हम तो ऐसा जानते हैं। भाई जैसा जानते हो वो पेपर में मत बताना पेपर वाले को, क्योंकि पेपर वाले को आता है और आप उसको सिर्फ आंसर बता के आओ, वो भी दिए गए लिमिटेड टाइम में, तो ही वो आपको पास करेगा। देखिएगा भाई, तो भुजा के आधार पे तो ये हो गया विषमबाहु। अब बात करते हैं, विषमबाहु तो हो गया, अब ये विषमबाहु में भी क्या क्या हो सकता है? विषमबाहु न्यून कोण है, विषमबाहु समकोण है, विषमबाहु अधिक कोण है, ऐसा हमको चेक करना है, यानी कोण के आधार पे चेक करना है। तो कोण देखो, आपको मैंने अभी अभी बताया, स्मार्ट स्टडी एक तरह से स्मार्ट तरीके से सवाल कैसे हल करेंगे। यदि आप बेवकूफ़ की तरह तीनों कोण निकाल रहे हो तो खामखा आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आपको पता है ट्राइंगल के दो कोण तो 90 से छोटे होते हैं, तो उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ट्राइंगल का जो प्रकार होगा वो किससे होगा? बड़े बड़े कोण से, यानी जो बड़ा ही बड़ा है वो 90 से बड़ा है तो अधिक कोण हो गया। वो 90 का है बड़े ही बड़े वाला कोण तो समकोण हो गया। यदि बड़ा ही बड़ा भी 90 से छोटा है तो छोटे तो अपने आप ही 90 से छोटे हो गए तो न्यून कोण हो गया। तो जब भी आपके पास कंपटीशन के लिए पढ़े तो सवाल हल करने का एक तरीका होना चाहिए आपके पास। जरूर नहीं आप सूत्रों से आपको बांटना आता है, खामखा इसको बांटोगे इसको बांटोगे, क्या हाथ लगेगा? कुछ नहीं। आपको क्या करना है, इसको देखिए आप, सबसे बड़ा आएंगे भाई, ये तो 90 से छोटे ही आएंगे, ये तो 90 से छोटे आएंगे, 90 से छोटे ही होंगे, तभी तो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज की चर्चा कर रहा है। अभी हमने देखा था जस्ट इससे पीछे। तो इसको आप चेक कर लीजिए, यानी 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू हो गई आपके पास। 6 यूनिट है 180 डिग्री का, तो 3 यूनिट चाहिए आपको। तो सीधा सीधा दिख रहा है 6 180 का है ना, तो 3 यूनिट कितने की होगी? 90 की। तो सीधा बोलो इसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला कोण है, विषमबाहु है, तो क्या लिख देंगे हम? समकोण विषमबाहु। ये आपका आंसर आएगा, समकोण विषमबाहु, न कि न्यून कोण विषमबाहु, अधिक कोण विषमबाहु। ये आपको ऑप्शन में टिक करना है। चलिए, ये तो था सामान्य तरीके से देख के। मैं आपको यहीं देख के हल करना सिखा देता हूं भाई, यहीं देख के हल करना। कैसे हल करोगे आप? आपको वैल्यू भी नहीं निकालनी।
और स्मार्ट बनिए आप, ओवर स्मार्ट नहीं, थोड़ा सा और, कि फटाफट सवाल हल करें। देखो और मैं लिख रहा हूं यहां पे 2:2:5, ठीक है, 3:5:6, ये रेशियो लिख रहा हूं मैं कोणों के। कैसे आपको फटाफट बिना हल किए बिना आप कैसे कर पाएंगे, ये चीज देखिए। 3 2 5 1 6, यानी टोटल कोण हुए 6 के, 6 में से 3 अकेला ले रहा है, आधा अकेला ले रहा है, मतलब समकोण हो गया, बिल्कुल बराबर आधा, क्योंकि 180 का आधा 90 होता है। यहां देखिए 5 और 2 7 और 2 9, 9 हो गया, 9 का आधा क्या होगा 4.5, 4.5 इंडिकेट करेगा किसको, समकोण को। तो यदि 4.5 से बड़ा है वैल्यू, इसका मतलब वो 90 से बड़ा है। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी बिना हल किए बिना, इतना इजी है गणित, आप इसके साथ अपना वक्त बिताओगे ना तो आपको बहुत कुछ देगा ये। तो और कहीं वक्त खराब नहीं करने के बजाय आप इनके इसके साथ वक्त बिताएं, गणित के साथ बहुत कुछ मिलेगा आपको। 5 और 2 7 और 2 9, टोटल कितनी यूनिट हुई, 9 यूनिट। मैंने इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, तो 9 यूनिट के 2 टुकड़े कितने हुए, 4.5, मतलब 4.5 किसको इंडिकेट करेगा, 90 डिग्री को। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यदि आपका यूनिट 4.5 से बड़ा है तो उसका वैल्यू 90 से, वैल्यू निकालना नहीं है, वैल्यू 90 से बड़ा आएगा। यहाँ देखिए क्या है 5, बेझिझक ये कैसा कोण है, अधिक कोण है। यहाँ चेक करो 6 5 11, 11 3 14, 14 का मतलब क्या हो गया, आधा 7, यानी 7 किसको इंडिकेट करेगा, 90 डिग्री को। यदि 7 से छोटा है तो न्यून कोण है, 90 से छोटा है, ये न्यून कोण हो गया, बिना सरल किए बिना। दोबारा समझा रहा हूं, असली कैसे करेंगे। हालांकि आप कंपटीशन पास करना है आपको, तो प्लीज़ आपको यदि ऐसे फास्टली नहीं आता, बिना पेन कॉपी नहीं आता, तो आप पेन कॉपी जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है उनको लगा लगू के सवाल तो सही करके आइएगा। मैं तब की चर्चा कर रहा हूँ जब आप फास्टली करते हो, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आप समझ पा रहे हो। तो मैं यूँ कह रहा था कि जैसे अनुपात ऐसे आया 2:5:7, ये अनुपात आ गया। अब आपको देखना है कि ये कैसा त्रिभुज होगा। तो 7 5 12 2 14, टोटल 14 यूनिट का आपका ट्राइंगल बन रहा है। 14 यूनिट एंगल है तो एंगल कितने का होगा, 180 का। ये आपको मन में करना है, कैलकुलेट नहीं करना। 14 यूनिट 180 है, इसका मतलब 7 यूनिट कितने का हो गया, 90 डिग्री का। यदि प्रश्न में 7 है तो 90 का है वो। 7 से बड़ा है, यदि 8 लिखा होता तो 90 से बड़ा यानी अधिक कोण है। 7 से छोटा है, इसका मतलब 90 से छोटा न्यून कोण है। तो यदि यहाँ 7 है तो ये क्या हो गया, समकोण। सपोज दैट सम यही रहता, योग यही रहता, यहाँ 6 होता, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाता, न्यून कोण बन जाता। और यहाँ 8 होता और यही 14 7 बनता, तो ये क्या बन जाता, अधिक कोण। ऐसे आपको करना है। और ऐसा समझ में नहीं आया आपको तो कोई बात नहीं, आप तरीके से कर लीजिएगा। आपको जो एंगल दिए गए हैं उनमें सबसे बड़े की वैल्यू देख लीजिए। 90 आती है समकोण है, 90 से बड़ा आता है अधिक कोण है, 90 से छोटा आता है न्यून कोण है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो था कोणों का अनुपात दे दिया। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ मैं और आपको बताना है, ये किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं की लंबाई का अनुपात है भाई, भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्रमशः रेस्पेक्टिवली 2:3:, इसे 5 लिख दिया मैंने। एक बार देखिएगा क्या एक त्रिभुज बनेगा, नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने उनको यहाँ 4 लिख देना है, अब बन जाएगा आराम से। देखिए 3 2 5 और है, 4 है, बन जाएगा। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, ये सवाल L2 के लिए स्पेशली है। बताइए भाई, प्रकार ऐसे बताना है, विषम बाहु तो दिख ही रहा है, ये विषम बाहु ऑप्शन है आपके, विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु। साथ में लिखा है न्यून कोण, साथ में लिखा है समकोण, साथ में लिखा है अधिक कोण। अच्छा, समकोण का तो आपको पता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर करके देख लोगे आप। बताओ कैसा त्रिभुज है। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यहाँ भी एक प्रतिबंध होता है। कोण से तो आप देख लेंगे, कोण से तो ऐसे देख लेंगे, कोणों का टोटल लेके देख लेंगे, 90 का आ रहा है कि 90 का नहीं आ रहा। भुजा से कोण के बारे में कैसे बताए, देखो भुजाएं तीनों अलग अलग है, इसका मतलब विषम बाहु है। लेकिन भुजा से कैसे पता चलेगा कि ये न्यून कोण है कि ये अधिक कोण है कि ये समकोण है, उसके लिए हम प्रतिबंध पढ़ेंगे अभी। पहले जिनको आता है प्लीज वो बताएं कि त्रिभुज कैसा होगा, फटाफट। किसी का आंसर आ रहा होगा अधिक कोण, किसी का आ रहा होगा न्यून कोण, तो बताइए कैसा त्रिभुज है। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप अभी चेक कर लें, तब तक के लिए आप निकालते रहें, पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर ठीक ठाक नहीं था।
पहले हम प्रतिबंध पढ़ लेते हैं इसका, अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा कैसे। सवाल आप याद रखिएगा क्या था, देखिएगा। यदि त्रिभुज एबीसी है तो ए इज टू बी इज टू सी, कैपिटल लेटर मतलब एंगल दिए गए तो आप 180 में तोड़ लो, हो जाएगा। यदि आपको भुजाएं दे दी तो आप कैसे बताओगे त्रिभुज का प्रकार कैसा है, तो देखिएगा आपके पास त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी और सी, ऐसे हैं। इसमें आपको देखना सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा या सबसे बड़ी अनुपात की इकाई, सपोज दैट मैंने यहाँ सी लिया हुआ है कि यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी है। तो यहाँ जो बोधा आपका पाइथागोरस प्रमेय वगैरह जो है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि समकोण कैसा है, क्योंकि उसमें तो दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब तो समकोण होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो था समकोण त्रिभुज के लिए कह सकते हैं सी है, या फिर इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा सी है। आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं का वर्ग लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको करना है। तीनों भुजाओं का वर्ग कर लीजिएगा। ध्यान से प्रतिबंध समझिएगा, कई बार प्रतिबंध ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है, तो कैसे बताएंगे आप देखिएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी है। जे तीनों भुजाओं का वर्ग ले लिया आपने, देखिएगा मैं तीनों भुजाओं का वर्ग ले रहा हूं, 3 बार लिख रहा हूं इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ध्यान दीजिए सी सबसे बड़ी है, इसको मत भूल जाना आप, सी सबसे बड़ा था, हमने तीनों का वर्ग ले लिया और दो छोटे वर्गों को हमने जोड़ लिया। ये जो दो छोटी भुजाओं का वर्ग था ये हमने जोड़ लिया। सिंपल सा प्रतिबंध कैसे बन रहा है देखिए, दो छोटी भुजाएं, भाई सी बड़ी है तो ये और भी छोटी अपने आप ही रह गई, इन दोनों के वर्गों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो अब देखिए या तो सी इनसे छोटा होगा, सी का वर्ग, या सी, भाई 3 कंडीशन ही बनेंगी, या तो सी छोटा होगा या सी बराबर होगा या सी बड़ा होगा। ये लो, ये बात आई, क्या बात आई, सी सबसे बड़ी भुजा है, ए और बी छोटी भुजाएं, तो आपने ए का और बी का क्या ले लिया, वर्ग, और उनके वर्गों का क्या कर दिया, योग, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग आपने किया हुआ है। ध्यान से प्रतिबंध को समझिए आप। तो अब इसका तुलना कर रहे हो आप किससे, सी से, तो या तो सी छोटा हो गया, सी छोटा कैसे हो रहा है, देखो एक मुंह है इसका तो ये छोटा हो गया, सी छोटा होगा, या सी बराबर होगा, या सी क्या होगा, बड़ा। इस चिन्ह को उल्टा कर दिया, नहीं ये बड़ा होता है इधर, तो सी को पकड़ना है आपको। तो यदि सी छोटा है तो छोटे का मतलब हो गया न्यून कोण है, ऐसा याद रखने का तरीका बता रहा हूं। तो ऐसा प्रतिबंध होता है न्यून कोण त्रिभुज का, जे वाला प्रतिबंध। जे वाला प्रतिबंध होता है समकोण का, तो आपको पता ही है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये प्रतिबंध आपको याद था, होगा, है। और ये प्रतिबंध हो सकता है आपको पहले से आता होगा, या जिनको नहीं आता प्लीज वो सीख लें इसको कि दो भुजाओं के वर्गों के योग को आपको सी से तुलना करनी है। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा। यदि वही छोटी पड़ गई यानी ये सी छोटा रह रहा है, अब ऐसे रट्टा मत मारना इसका कि ये चिन्ह आपको शाम तक याद नहीं रहेंगे, परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो आपको समझना है इसको, कंपैरिजन किसके साथ करना है आपका, सी के साथ। सी यदि छोटा पड़ता है इसका मतलब त्रिभुज न्यून कोण है, सी बराबर रहता है समकोण है, सी बड़ा पड़ता है, सी बड़ा है, सी को पकड़ना आपको, सी बड़ा है इसका मतलब ऐसा प्रतिबंध किस में होता है, अधिक कोण त्रिभुज में। तो अब ये तीनों प्रतिबंध आपको देखने हैं, इन तीनों प्रतिबंधों के आधार पे आपको बताना है कौन सा त्रिभुज अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है। अभी अब पहला सवाल था, क्या लिखा था मैंने, 2:3:4 कुछ ऐसे था शायद, कि 2:3:4 किसी त्रिभुज की भुजा को इंडिकेट कर रहा है। तो बताना था विषमबाहु तो ये है ही, लेकिन विषमबाहु होने के साथ साथ न्यून कोण है, एक समकोण है, एक अधिक कोण है। तो कैसे करना है, सवाल को मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। ये भुजा का अनुपात था, सबसे बड़ी भुजा पकड़नी है आपको, क्या है 4, इसको तो साइड में रखना है। बाकी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और योग लेना है। तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आपको ऐसे करना था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनको जोड़ देना है और इसके साथ तुलना करनी है, यहाँ तुलना करनी है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इसकी तुलना करनी है, देखो 9 और 4 कितना आया, 13, और ये रहा 16। आपको 16 को ही पकड़ के रखना था। 16 क्या पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है, किससे, 13 से बड़ा है ना, ये चिन्ह लगेगा। यदि 16 बड़ा है, देखो इसको पकड़ के रखना, अकेले वाले को, अकेले के साथ चलना आप। और ये तो पहले से साथ हैं, कई तरीके हैं याद रखने के। ये अकेला है तो प्लीज आप इसका साथ दें, यानी ये जैसा रहता है ना, ये छोटा आता है तो त्रिभुज न्यून कोण है, जे बराबर आता है तो त्रिभुज समकोण है, जे बड़ा आता है इसका मतलब त्रिभुज अधिक कोण है। तो ये बड़ा आ रहा है ना, किससे, इनसे, दोनों से अकेला ही बड़ा भारी पड़ रहा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज। तो आपका इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ गया कि त्रिभुज आपका कैसा था, विषमबाहु अधिक कोण। हो सकता है पेपर सेटर का मूड हो तो आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, वरना एसएससी वगैरह अन्य एग्जाम्स में तो ये बहुत अमूमन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं।
तो अभी हमने पढ़ा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार आपने देखे, त्रिभुज समबाहु कब है, विषमबाहु कब है, एंगल दे दिया जाए तो त्रिभुज के प्रकार को कैसे डिफाइन करोगे आप, यदि आपको उसकी भुजा का अनुपात दे दिया जाए तो कैसे, और खासकर यदि आपसे ऐसा प्रतिबंध सीधा ऑप्शन में देके पूछ लिया जाए कि किसी त्रिभुज की PQR भुजाएं हैं या ABC उसकी भुजाओं को निरूपित कर रहा है, जहाँ C सबसे बड़ी भुजा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध अधिक कोण को दर्शाएगा, कौन सा न्यून कोण को। पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सबसे बड़ी भुजा को पकड़ना है, उसका वर्ग देखना है, उसका वर्ग यदि बराबर आता है तो समकोण है, वर्ग अकेले का छोटा आता है तो न्यून कोण है, और यदि बड़ा आता है तो अधिक कोण है। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपके, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, कोई सुझाव हो या अन्य कोई तरीका जिस तरीके से आपको समझ में आता हो, वो रेफर करना हो आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि किस तरीके से मुझे आपको बताना चाहिए, ताकि आपको अधिकतम समझ में आ सके। चलिए, वीडियो देखा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।